तो दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत होते हुए किंग लॉर्ड को दिखाया जाता है जो प्रिंसेस मॉर्गन के साथ बहुत ही बदसलूकी से पेश आ रहा था। यहाँ पर किंग लॉर्ड सभी लोगों के सामने प्रिंसेस के कपड़े फाड़ने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है क्योंकि मॉर्गन ने लॉर्ड के ऊपर आलसी होने का इल्जाम लगाया था। लेकिन वो अभी भी किंग लॉर्ड के सामने झुकती नहीं है बल्कि डटकर उसका सामना करती है। यहाँ पर खड़ी हुई भीड़ ये नजारा चुपचाप देखकर उसके मजे ले रही होती है, इसलिए किंग लॉर्ड प्रिंसेस को वहाँ से सीधा सुनसान जगह पर लेकर जाता है, जिसके बाद वो मॉर्गन के हाथों को एक लकड़ी से बांध देता है। यहाँ पर किंग लॉर्ड जान चुका था कि मॉर्गन निक आर्थर के बेटे को खत्म करने के लिए बस उसका साथ चाहती थी और उसने बस उसका इस्तेमाल किया और उसे बहकाने की कोशिश की ताकि वो किंग लॉर्ड की मदद से आर्थर तक पहुंच सके और उसके सिंहासन पर बैठ सके। लेकिन मॉर्गन ने किंग लॉर्ड की पावर को बहुत ही कम समझा और उसका फायदा उठाने का भी प्रयास किया था और इस बात को किंग लॉर्ड बहुत अच्छे से समझ चुका था। इसलिए वो मॉर्गन को अब सजा के तौर पर इस सुनसान जगह पर अकेले ही छोड़ देने का फैसला करता है और उससे कहता है कि अगर तुम रात भर भेड़ियों के साथ रहकर यहाँ तुम जिंदा बच निकली तो आगे से मैं तुम्हारे साथ काम करने की सोच सकता हूँ। अब मॉर्गन के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था जिसकी वजह से वो अपनी पूरी रात यहीं पर गुजारती है। अब यहाँ पर यह अकेली बधिया और जैसे जैसे अंधेरा होता है उसके साथ खौफ और संजीदगी बढ़ने लगती है। यहाँ के हालात काफी भयावह हो रहे थे। तभी मॉर्गन को एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है जिसे सुनने के बाद मॉर्गन समझ जाते हैं कि यह आवाज किसी भेड़िए की नहीं बल्कि यहाँ पर रह रहे शैतानों की है जिसके साथ वो काला जादू किया करती है। हम देखते हैं कि मॉर्गन शैतान से बात करते हुए अपनी रात गुजार देती है। अब सुबह होते ही किंग लॉर्ड मॉर्गन को देखने के लिए उसके पास आता है। इस वक्त मॉर्गन बेहोश हालत में थी जिसके बाद वो अपने हाथ लगाकर उसके गालों पर उसे जगाता है और उसे बताता है कि किंग आर्थर को देवताओं की तलवार मिल चुकी है, इसलिए वो उसके साथ मिलकर आर्थर को नहीं मार सकता। जिसके बाद किंग लॉर्ड उसे बताता है कि आज रात को मैं उस पर हमला करूंगा। इधर दूसरी तरफ में किंग आर्थर को दिखाया जाता है जिसे अचानक से कोमा में से होश आ जाता है। अब आर्थर जब अपने सामने देवता की तलवार देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। कोमा से उठने के बाद आर्थर खुद को काफी कमजोर महसूस कर रहा था। इतने में यहाँ पर मर्लिन आ जाता है और आर्थर को ठीक देखकर बहुत खुश होता है और ये सारे लोग मिलकर तय करते हैं कि आर्थर का आज रात में ही राज तिलक कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से शाम में एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी जाती है। कई लोग आर्थर के साथ साथ उसकी देवता से मिली हुई तलवार को भी देखने के लिए उसके राज्य में आते हैं। इधर हम मॉर्गन को देखते हैं जो महल में वापस अपने घोड़े से आ जाती है और मर्लिन को किंग लॉर्ड की नियत के बारे में बताती है कि आज रात को किंग लॉर्ड आर्थर को मारने वाला है और इतना बताकर मॉर्गन यहाँ से चली जाती है। ये खबर पाते ही मर्लिन आर्थर को बचाने के लिए पूरा इंतजाम करता है ताकि आर्थर के राज तिलक में किसी भी तरह की कोई मुसीबत न आने पाए। अब रात होने के बाद हम देखते हैं कि आर्थर को राज तिलक का ताज पहना दिया जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें एक घोषणा सुनाई देती है जिसमें यह कहा जाता है कि आज रात से और अभी से आर्थर हमारा राजा है और पूरे राज्य में बस अब आर्थर का ही राज्य चलेगा। आर्थर के राजा बनने की वजह से वहाँ की पूरी प्रजा बहुत खुश थी और इस बात से आर्थर भी खुश होकर अपने भाई को मार्शल बनाने का आदेश देता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पर एक जोरदार पार्टी होती है और डांस भी होता है। इसी बीच आर्थर की नजर उस पार्टी में आई हुई एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है और इस वक्त वो लड़की भी आर्थर को ही देख रही थी। अब पहली नजर में ही आर्थर इस खूबसूरत लड़की को देखने के बाद उसके ऊपर पागल हो जाता है, जिसके बाद वो उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। इस लड़की का नाम हम क्विनेविया जान पाते हैं, जिसके बाद इन दोनों की बातें काफी देर तक चलती हैं। जिसके बाद आर्थर उसे अपने साथ एक शांत जगह टेरिस पर लेकर आ जाता है। यहाँ पर आर्थर इस लड़की के साथ एक अच्छा वक्त गुजारता है। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तब तक आर्थर का रॉयल गार्ड यहाँ पर आ जाता है और फिर आर्थर को पता चलता है कि ये दोनों पहले से ही रिलेशन में हैं। तो इस बात के लिए आर्थर को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी झूठी मुस्कुराहट देकर यहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि आर्थर का दुश्मन उसकी पार्टी में अपना भेष बदल कर आता है और इस बात का पता आर्थर और उसके साथियों को पहले से ही लग चुका था। जिसके बाद इन सब के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। आर्थर के गार्ड्स यहाँ से आर्थर को बचाकर लेकर चले जाते हैं, लेकिन आर्थर के सौतेले पिता जिनकी बीवी की हत्या किंग लॉर्ड ने की थी उसका बदला लेने के लिए वो अकेले किंग लॉर्ड को ललकार देते हैं और फिर इन दोनों के बीच में जोरदार लड़ाई चलती है। जिसके बाद आर्थर के सौतेले पिता किंग लॉर्ड के पेट में अपनी तलवार घुसा देते हैं और यहाँ पर किंग लॉर्ड मारा जाता है। हालांकि किंग लॉर्ड ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मौत इतनी बुरी तरीके से होगी और उसे इस तरह से गद्दार करार दिया जाएगा। इधर हमें मॉर्गन को दिखाया जाता है जो एक सुनसान जंगली रास्ते में अकेली होती है। यहाँ पर वो इसलिए आई थी ताकि वो जिस तरह का काला जादू करती है वो अपने शैतान को अपनी बातों में ले सके और इस तरह से उसे अपने वश में करके उससे अपने काम निकलवा सके। इसलिए मॉर्गन वहाँ पर अपने कपड़े उतार कर शैतान को अपने पास बुलाती है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मॉर्गन पहले से ही किंग लॉर्ड के संबंध में थी ताकि वो किंग लॉर्ड की मदद से सिंहासन को पा सके। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि आर्थर और मॉर्गन दोनों सौतेले भाई बहन हैं, लेकिन आर्थर मॉर्गन को अपनी रियल बहन की तरह प्यार करता है। इसलिए वो मॉर्गन से कहता है कि हम दोनों इस राजगद्दी को आपस में शेयर कर लेते हैं ताकि हम दोनों इस राज्य पर एक साथ राज कर सकें। लेकिन मॉर्गन तो कुछ और ही चाहती थी, बल्कि मॉर्गन शैतान का सहारा लेकर उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करवाना चाहती थी और इस तरह से वो शैतान को खुश करने के लिए हर रोज उससे मिलने जंगल में जाया करती थी। इधर हमें आर्थर को दिखाया जाता है वो जिस लड़की से प्यार करने लगा था उसकी शादी किसी और से 3 दिन में होने वाली थी। इस बात को लेकर आर्थर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। यहाँ पर कुनीविया भी जानती थी कि आर्थर उसे बहुत पसंद करता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्थर के पास मॉर्गन की एक नौकरानी आती है जो यहाँ आकर बताती है कि मॉर्गन ने आज रात आप सबको खाने पर बुलाया है। अब आर्थर भी अपनी बहन के साथ बिगड़े हुए रिश्ते सुधारने के लिए खाने पर चला जाता है। अब वहाँ पहुंचने
के बाद आर्थर देखता है कि मॉर्गन पहले से ही उसके इंतजार में खड़ी है। मर्लिन को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि मॉर्गन भी आर्थर के राजा बनने से काफी ज्यादा खुश है। अब रात होने के बाद मॉर्गन इन सब के खाने का इंतजाम करती है। अब जब सब खाना खाने वाले होते हैं इससे पहले मर्लिन मॉर्गन को वो खाना खाने के लिए कहता है, यानी उसे टेस्ट करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से मॉर्गन आर्थर को खाना देने से पहले खुद सर्व करती है और फिर बाद में आर्थर को खाना खाने के लिए बोलती है। अब खाना खाने के बाद ये सारे लोग रात में मॉर्गन के ही महल में सो जाते हैं। अब देर रात होने के बाद जब मॉर्गन को नींद नहीं आती तो वो अकेली आर्थर के कमरे में आती है और यहाँ पर ये दोनों एक अच्छे भाई बहन की तरह एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉर्गन का इरादा कुछ और ही था। वो बहुत ही चालाकी के साथ आर्थर के सीने पर एक कट लगा देती है, जिसकी वजह से आर्थर के सीने से खून निकल आता है और मॉर्गन उस खून को साफ करते हुए हंसी खुशी से वहां से चली जाती है। इसके बाद मॉर्गन मर्लिन के पास जाती है जो अभी भी जग रहा था। ये देखने के बाद मॉर्गन मर्लिन को ड्रिंक देती है। अब ड्रिंक करने के बाद मर्लिन अपने काबू से बाहर हो जाता है और इस तरह से वो मॉर्गन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। थोड़ी देर और झेलने के बाद मर्लिन जमीन पर लेट जाता है, जिसकी वजह से मर्लिन को पता चल जाता है कि मॉर्गन के इरादे कुछ और ही हैं। इसलिए मर्लिन खुद को होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नशा इतना तेज था कि वो सो जाता है। अब थोड़े टाइम बाद जब मर्लिन को होश आता है तो वो खुद को एक बिस्तर पर बंधा हुआ पाता है और उसके सीधा सामने मॉर्गन खड़ी होती है। यहाँ मॉर्गन उसके ऊपर थोड़े बहुत जादू करती है और इसके साथ साथ मॉर्गन मर्लिन को बताती है कि मैंने ही अपने फादर को खुद जहर देकर मारा था, क्योंकि वो इंसान मेरे पिता होने के बिल्कुल लायक नहीं था। अब मर्लिन मॉर्गन की बातें सुनने के बाद उसकी हकीकत से रूबरू हो जाता है। उसे इस बात का अंदाजा लग गया था कि मॉर्गन तख्त पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए मर्लिन मॉर्गन को आराम से समझाने की कोशिश करता है कि ये जो तुम काला जादू और शैतान को अपने वश में करके ये काम कर रहे हो, इससे तुम्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला। इधर हम आर्थर को देखते हैं जो अपने ख्वाबों में बहुत परेशान था। इस वक्त वो गनेवियर के बारे में ही सोच रहा था, जिससे वो वाकई में बहुत प्यार करने लगा था और आर्थर को भी ये बात अब पता चल चुकी थी कि वो गनेवियर से सच्चा प्यार करता है। इधर हमें गनेवियर को दिखाया जाता है जो हिरन का खून लेकर अपने बिस्तर पर डाल देती है और वहां से भाग जाती है। गनेवियर और लेंजोस दोनों एक दूसरे को बचपन से पसंद करते थे, लेकिन अब जब गनेवियर आर्थर से मिल चुकी थी तो उसे इस बात की कुछ और ही फीलिंग हो गई थी। इसलिए गनेवियर खुद को रोक नहीं पाती और समंदर के किनारे आर्थर से मिलने के लिए चली जाती है। तब यहाँ पर आर्थर भी गनेवियर से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। जब से मैंने तुम्हें देखा है तो मैं तब से तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ और कोई लड़की मुझे कभी अच्छी ही नहीं लगती। आर्थर यहाँ गनेवियर से कहता है कि प्लीज तुम ये शादी मत करो, लेकिन गनेवियर उससे शादी करने से मना कर देती है, जिस पर आर्थर कहता है कि आखिर तब तुम मेरे पास क्यों आई हो। लेकिन इस बात का गनेवियर के पास कोई भी जवाब नहीं होता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और फाइनली यहाँ पर आर्थर गनेवियर के साथ भरपूर रोमांस करता है। अब थोड़ा वक्त गुजारने के बाद गनेवियर यहाँ से जाने लगती है और रोते हुए आर्थर से कहती है कि मैं बस लियोनचिस से ही शादी कर पाऊंगी। अब इधर हम देखते हैं कि महल में शादी का वक्त आ जाता है और इस वक्त आर्थर लियोनचिस का सामना करने से घबरा रहा था, लेकिन वो कैसे भी करके हिम्मत करके लियोनचिस से मिलता है और थोड़ी ही देर में गनेवियर भी यहाँ पर आ जाती है और आर्थर के सामने ही ये दोनों शादी कर लेते हैं और यहाँ मजबूर आर्थर अपने सामने अपने प्यार को किसी और के हवाले कर देता है। इधर हमें मॉर्गन को दिखाया जाता है जिसने आर्थर का ब्लड लेकर उस पर काला जादू करना शुरू कर दिया था और इसी जादू के जरिए वो पता लगाती है कि इस वक्त आर्थर क्या सोच रहा है, आखिर चल क्या रहा उसके दिमाग में। तब यहाँ पर मॉर्गन को पता चलता है कि आर्थर उसे अपनी बहन की तरह मानता है और इस वक्त वो अपने प्यार के छूट जाने की वजह से बेहद गम में है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो